जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद बीन आपके सामने। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग इस वक़्त रियल एस्टेट में पैसा डुबो के बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस वक़्त रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफ़िट कमा के बैठे हुए हैं। मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कि आपने कब पैसा इन्वेस्ट किया, कब आपने पैसा निकाला। रियल एस्टेट में क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या टेक्नीक्स हैं और उनसे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बता चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें कहीं न कहीं से सीखने को मिल रही होती हैं, कहीं न कहीं से हमें लर्निंग करने की ज़रूरत होती है। तो वो लर्निंग का तरीक़ाकार ये होता है कि हम रियल एस्टेट के जो बड़े-बड़े लोग हैं या जिनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में मौजूद है, हम उनसे मुलाकात करें, मुलाकात करके उनकी राय जानें रियल एस्टेट के बारे में। कि नंबर 1 पाकिस्तान में इस वक़्त रियल एस्टेट की क्या कंडीशन है? नंबर 2 कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट की कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सारे के सारे सिनेरियो के रिस्पॉन्सिबल हैं? नंबर 3 कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाएगा? और नंबर 4 कि फ्यूचर क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो-जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन सब की राय जानेंगे और आपके सामने रखेंगे ताकि आपके लिए ये डिसीज़न करना आसान हो कि रियल एस्टेट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब पैसा लगाना चाहिए। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट के एक एक्सपर्ट खुर्रम चुगताई साहब। खुर्रम चुगताई साहब का रियल एस्टेट में पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा एक्सपोज़र और एक्सपीरियंस है और इसके अलावा फाइनेंस और बाकी बहुत सारी फ़ील्ड्स में ये गल्फ़ में और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पहले ऑलरेडी इन्हीं सिनेरियोज़ में काम कर चुके हुए हैं। फाइनेंस पे इनकी बड़ी नज़र रही है, फाइनेंस के हवाले से इनका बड़ा एक्सपीरियंस भी रहा है। तो इनसे जानते हैं कि रियल एस्टेट की जो करंट सिचुएशन है वो रियल में है कैसी? कौन-सी ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो जो इस रियल एस्टेट की सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? सलाम अमीन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रियल एस्टेट की इस वक़्त कंडीशन है, ये सिचुएशन पाकिस्तान में, ये क्या सिचुएशन है? अच्छा सर, रियल स्टेट अब चूँकि नाम से ही जो है वो ज़ाहिर है कि रियल में जो स्टेट होती है वो ही स्टेट होती है। अब करंट सिचुएशन की अगर आप बात करें तो इसमें एक तो दो किस्म की सिचुएशन है। एक तो रियल टाइम सिचुएशन है। वो इस मुल्क की हालात की भी है, वो रियल स्टेट की भी है, वो हर बिज़नेस की है। वो सिर्फ़ रियल स्टेट को उसमें आप हाइलाइट नहीं कर सकते। एक फिर सिचुएशन है वर्ड ऑफ माउथ की। ठीक है? वो लोग कहना शुरू कर देते हैं हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। तो वो फिर वाक़ई में हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाए। अब जो करंट सिचुएशन है ये बेसिकली ये एक छोटी-छोटी चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं, छोटे-छोटे चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं, वो जब फिर एक पॉइंट के ऊपर आके रुकते हैं, एक बर्स्ट की शक्ल जब इख्तियार करते हैं, तो फिर वो तब वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि लोग कहते हैं ये हालात तो ख़राब हो गए। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर अब चूँकि बड़े अरसे से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही है, ठीक है? और इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और उसके अलावा बहुत अरसा रेमिटेंस हमारी रुक रही हैं। मुल्क से बाहर से जो पैसा आता है क्योंकि बाहर के जो लोग हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो मैं सिर्फ़ ये नहीं समझता कि सिर्फ़ यही रीज़न है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और रेमिटेंसेस रुकने की वजह से या कोई बाहर से कोई जो और मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, तो सारी यही रीज़न्स हैं। इसकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। एक तो ये बात कही जाए ना कि जी मुल्क ही दिवालिया हो गया या पैसे ही ख़त्म हो गया मुल्क से, ठीक है, नोट ही ख़त्म हो गया हमारे पास, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, एक सर्कुलेशन ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाए, जब ट्रेड ही होना बंद हो जाए, ठीक है? तो उसका ये मतलब नहीं होता कि लोग दिवालिया हो गए या मुल्क दिवालिया है, लोगों का बस पैसा खत्म हो गया। देखें, एक नेशनल रिज़र्व ना होने का एक इम्पैक्ट तो है, वो मुल्क की सतह पे ज़रूर है। लेकिन आप ये देखें कि इस तरह की जो भी हमेशा से जो भी चैलेंज आता है, उसी में अपॉर्च्युनिटी भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? अब रियल एस्टेट के अंदर यही इन्वेस्टर की सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है। देखें, रियल एस्टेट के अंदर एक बड़ी मशहूर कहावत है कि डोंट वेट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट एंड वेट। बिल्कुल ऐसे ही। अब चूँकि रियल एस्टेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब थोड़ा-सा बदकिस्मती हमारी ये है कि लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लिया है। जैसे कोई कमोडिटी है, ट्रेड है, वो रात को 500 पे अगर शेयर खड़ा हुआ है तो वो सुबह अगर 800 पे हो जाता है तो चलो समझ में आती है एक चीज़ कि उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई, लोगों ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे, उसकी डिमांड भी बढ़ी और साथ में सप्लाई भी थी, तो उसका रेट हो गया। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है, हमें जल्दबाज़ी बहुत होती है। 21 दिन में पैसे डबल ठीक करने है, हैं। 21 दिन में पैसे डबल हो जाएँ।
रियल स्टेट का लोगों का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इसका जो इसको जो धचका लगा है इस इंडस्ट्री को कि सट्टेबाज़ी का जो एक अंसर आ गया ना इसके अंदर कि जी मैं आज पैसे लगाऊँ, 21 दिन के बाद मेरे पैसे डबल हो जाएँ। हमारे बुज़ुर्गों ने सही। अब सौों और हज़ारों के हिसाब से लैंड खरीदी थी। अभी अब आपका आबाई घर होगा जिस घर में मैं रहता हूँ, बिल्कुल। ठीक है? मुझे बताया जाता है कि मेरे वालिद साहब ने वो 18,000 रुपए में वो जगह खरीदी थी। आज वो ढाई 3 करोड़ से ऊपर की है। तो अब उसके पीछे अब एक 30-32 साल का साइकिल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? तो अब ऐसा भी नहीं है कि 30-32 साल वेट, ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट की है। मकसद ये होता है कि एट लीस्ट आप जब आप अब एक सोसाइटी से आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेने के लिए जाते हैं। 4 साल का पेमेंट प्लान होता है, ठीक है? अब डाउन पेमेंट क्लाइंट देता है, इंस्टॉलमेंट शुरू करता है, 6 महीने के बाद वो अब सोचना शुरू कर देता है कि यार ये अभी तक डबल क्यों नहीं हुआ? वो ही अपने वो प्लॉट के डॉक्यूमेंट उठा के वो मार्केट में चला जाता है उस टाइम कभी उसको डेवलपमेंट उसको पोजीशन तो मिली भी नहीं होती। डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, एक 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान रखा ही इसलिए जाता है कि इसी दौरान हम आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर आसानी से अपना प्लॉट बना लेंगे और हम आपको डेवलपमेंट, सोसाइटी कहती है हम आपको डेवलपमेंट देना शुरू कर देंगे। तो लोग वो फाइल लेके 6 महीने बाद मार्केट में आता है, ठीक है? अब जो मार्केट में इन्वेस्टर बैठा हुआ है, अब उसको पता है कि अब इसने बेचनी कि बेचनी ये है, स्टक हुए में। ये स्टक हो गया है, ठीक है? अब क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं की ना 4 साल की, वो माइंड में यही था कि मेरे पैसे तो डबल हो जाएँगे। या जिस एजेंट ने भी बेची, कसूर उनका भी है कि जो एक्ज़ैजरेट करके बेचते हैं कि बिल्कुल जी ऐसे ये ही है। हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप आज ये इन्वेस्ट कर लें, कल इतने का हो जाएगा, कल रेट ये हो जाएगा, तो वो वैसी माइंड, जो अननोन क्लाइंट होता है उसका माइंड ऐसा प्रिपेयर कर देते हैं। तो वो अब जब मार्केट में उसको माइनस का रेट मिलता है, वो कहता है हालात खराब है। मेरे तो सोसाइटी ने ये कर दिया। तो अब एक तो ये हो गया, ठीक है? फिर एजेंट का भी मैंने आपको साथ ज़िक्र किया कि हमारे एजेंट्स भी ट्रेंड नहीं हैं। रियल एस्टेट को जो यहाँ पे डील कर रहे हैं, किसी को उनको पता नहीं है कि किसकी इन्वेस्टमेंट कब करानी है, कैसे करानी है, किस जगह पे करानी है, ठीक है? वो इन्वेस्टर का बैकग्राउंड क्या है? आया वो अपना उसके पास ऐसा बैकअप है कि वो ये जस्ट इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से ही ये प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या कोई ऐसा आदमी है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी लगानी है, उसने एक बच्चों के लिए ख्वाब देखा हुआ है कि यार मैंने एक घर बनाना है, ठीक है? और इस तरह अब डिमांड एंड सप्लाई वाला इसमें फ़ॉर्मूला जो है ना, बिल्कुल वो फिट आता है। वो फिट आता है इसमें, ठीक है? ठीक हो गया। तो अब इसके अलावा जो माशाल्लाह कुछ सोसाइटीज़ के हवाले से भी ऐसा हुआ कि लोगों को इल्म नहीं था। तो उन्होंने वो आए, उन्होंने धमाकेदार किस्म की मार्केटिंग की, ठीक है? ना लोगों ने पूछा आपके पास ज़मीन है या नहीं है, आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है या नहीं है, आपके पास एलओपी, एनओसीज़ हैं, नहीं हैं, ठीक है? तो वो धड़ाधड़ मार्केटिंग को देखते-देखते इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो बहुत सारा पैसा चौक हो मतलब वो चाचे दे पुत्र दे कहण दे गया। फाइल ले लेती है। फाइल ले लेती है, ठीक हुण है? समझ नहीं आ रहा किस तरह किथों दईए। अब चूँकि उधर की कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके ना एलओपीज़ प्रोसेस हुए, जिनके पास लैंड्स ही नहीं थी। जब लैंड्स ही नहीं थी तो उनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्लियर होती? अब वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो ड्रॉबैक है मार्केट का, अब वो पैसा स्टक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो फिर वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है, जी शायद हालात ख़राब हैं, तो सिर्फ़ हालात इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या रेमिटेंस आने की ना आने की वजह से नहीं है। हमारे वो कहते हैं ना वो अपने ही गिराते हैं नशेमन पे नशे बिजली मन है, पे तो बिजली है। हमारे अपने ही लोग कुछ का कसूर भी है इसके अंदर। सही। अच्छा जो ओवरसीज़ की रेमिटेंस थी, उससे रियल एस्टेट पे क्या उससे भी धचका लगा था? रेमिटेंस आना बंद हो गई थी या वो उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा था? और दूसरी चीज़ कि अब सुनने में आ रहा है कि जी अब लोगों की रेमिटेंस आना शुरू हो गई है फॉर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो डेफ़िनेटली अपनी जो मट्टी है, उससे हर बंदे की मोहब्बत होती है, तो वो ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता। तो अब क्या समझते हैं आपके रेमिटेंस का क्या इफ़ेक्ट हुआ था और अब आगे क्या सिचुएशन है? अच्छा बिन भाई, ये बड़ा प्यारा आपका सवाल है। देखें मैं चूँकि खुद एक परदेसी रहा हूँ, ठीक है? मैंने गल्फ़ में एक बड़ा अरसा 14-15 साल का एक अरसा गुज़ारा है यूएई के अंदर। तो अब आप ये देखें कि यूएई की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है रियल एस्टेट के ऊपर और उनके टूरिज़्म के ऊपर। आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि रियल एस्टेट वहाँ पे डूब गई या समंदर ऊपर चढ़ आया, ठीक है? मेरे सामने वहाँ पे बुर्ज खलीफा बना, मेरे सामने दुबई मेट्रो बनी, मेरे होते हुए वहाँ पे पाम जुमेयरा बना, मेरे होते हुए वहाँ पे इतने-इतने प्रोजेक्ट्स मिडोज़ बना वहाँ पे, ठीक है? बहुत।
तो क्या मतलब वो ज़िंदा नहीं है जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया? ठीक है? मैंने वहाँ पे किसी इन्वेस्टर को नहीं सुना ये कहते हुए कि यार मेरा पैसा डूब पैसा आप कि जो रेमिटेंस वाले सवाल पे मैं आता हूँ, अब चूँकि मैं खुद एक परदेसी था, ठीक है? तो मैं वहाँ पे रह के भी सोचता रहता था कि यार कुछ एसेट मेरा पाकिस्तान में होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली दैट इज़ द पॉइंट। मेरा कुछ एसेट पाकिस्तान में होना चाहिए। देखो आखिर तो मैंने अपने मुल्क ही जाना है, ठीक है? चलो यूएई में तो नेशनैलिटीज़ नहीं मिलती है, इवन यूरोप कंट्रीज़ के अंदर मेरे दोस्त हैं, ठीक है? मेरे अपने रिश्तेदार ऐसे हैं जो अक्सर बात होती है तो कहते हैं यार मट्टी अपने वतन की चाहिए। उनकी सही। ख्वाहिश ये है कि यार बस थोड़ा-सा मेरा अपना कज़न है माशाल्लाह उसका एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस एस्टेब्लिश है इंग्लैंड के अंदर। लेकिन उससे मेरी जब भी बात होती कहता है फ़रून भाई बस थोड़ा-सा और मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। क्या उसके लिए उसको हालात नहीं पता यहाँ के? क्या उसके लिए तो अब मकसद ये होता है कि रेमिटेंस का ना आना ऑब्वियसली एक धचका तो लगाना। सर्कुलेशन ऑफ मनी मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया, जब वो पैसा आना ही स्टॉप हो गया तो आगे ट्रेड कैसे होगी? ट्रेड ही जब नहीं हुई तो उसकी वजह से मार्केट बैठी। एक जो मैंने आपसे सट्टेबाज़ों का ज़िक्र किया था, अब हुआ क्या कि हमारे कुछ बड़े नाम हैं माशाल्लाह सोसाइटीज़ के काफ़ी ब्रांड्स तो अब बन चुके हैं। अब उसमें लोगों ने क्या देखा कि वो एक सट्टेबाज़ आया, उसने वो बहुत सारे सट्टेबाज़ इकट्ठे हुए, उन्होंने रातों-रात एक प्लॉट का रेट निकाला, सुबह वो रेट डबल कर डबल हो दिया। दिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, तो वो एक ट्रेंड चल पड़ा। तो लोगों के माइंड में ये बैठ गया कि भाई रियल एस्टेट में तो बस 1 दिन पैसा लगाओ तो 21 दिन के बाद पैसा डबल हो जाता है। उसने बहुत नुकसान उस माइंडसेट ने इसको बड़ा सट्टेबाज़ी वाले माइंडसेट ने ना इसको बड़ा नुकसान दिया है। ठीक है कि वो जी बस हम अब जो भी इन्वेस्टर पैसे लेके निकलता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यार मुझे तो फ़ौरन इसका रिस्पॉन्ड अगर हम कहते हैं 4 साल का प्लान है, कहता है जी मैंने क्या करना 4 साल। सट्टेबाज़ ने क्या किया कि जब उन्होंने सट्टा लगाया तो एक आर्टिफ़िशियल इंक्रीज़ हुआ। रेट प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुए। एक चीज़ का रेट, एक प्लॉट का रेट मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए था। वो आर्टिफ़िशियल इंक्रीज़ करके उसको 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए पे लेके गए। अब चूँकि उसका जो ओरिजिनल इंक्रीज़ होना था, वो तो इतना नहीं होना था, वो तो अपने टाइम से ही आहिस्ता-आहिस्ता बढ़नी बिल्कुल थी। ऐसा ही है। तो अब वो बेसिकली ये आर्टिफ़िशियल हाइप क्रिएट करके। हाइप क्रिएट की, वो अपना पैसा कमा के निकल गए। ठीक है, उन्होंने लोगों ने देखा यार ये तो रातों-रात करोड़पति हो गया, इसने तो कल 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया था। अब वो चूँकि एक लॉबी थी, वो लॉबी की वजह से अब रेट गिरे नहीं है। रेट एक्चुअल उस पे अपने उस एक्चुअल पे उस पे आ गए हैं। पार्क के ऊपर आए हैं रेट अपना। तो अब उसमें वर्ड ऑफ माउथ क्या अब ज़ाहिर है जिस सट्टेबाज़ को नुकसान हुआ है वो कहता है जी हालत ख़राब है, मुझे तो रियल एस्टेट में नुकसान हुआ है, यार रियल एस्टेट में ना लगाना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। समझ गए? तो एक आरओआई मॉडल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ रियल एस्टेट के अंदर। ये जब मैं पाकिस्तान आया, जब मैंने रियल एस्टेट बाकायदा एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया, तो तब भी मेरी बड़ी मुखालफत रही आरओआई मॉडल की। हालांकि मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं इस मॉडल को बहुत अच्छा समझता हूँ और मुझे उस वक्त भी अंदाज़ा था कि ये जो अब देखा देखी ट्रेंड चल पड़ा है कि जी आप पैसे लगाएं और अपना रेंटल लेना शुरू कर दें महीने का। ठीक है, ये स्पेशली जो हाई राइज हमारी बनी, इन्होंने ये बहुत काम किया मार्केट से पैसा उठाने के लिए। तो अब वो लोग भी लालच में आ गए, अच्छा जी मैं करोड़ रुपये लगाऊंगा तो मुझे लाख साथ ही रुपये महीना रेंट मिलना मिलेगा। शुरू हुए। तो अब वो भी एक टेक्निकल फार्मूला था। बहरहाल उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुझे उस वक्त भी अंदाज़ा था कि ये आरओआई मॉडल चूँकि बेसिकली ये बुरा नहीं है, इसको मैनेज जो है ना वो तरीके से अगर किया जाए तो ये बड़ा अच्छा मॉडल आरओआई। अब हमारे यहाँ पे उसको मैनेज अच्छे तरीके से नहीं किया गया, उस वजह से भी एक बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो रियल एस्टेट के अंदर चोक होके रह गया। ठीक है, बड़े-बड़े जो बना रहे थे हाई राइज़ उनमें चोक होके रह गया। तो उस मॉडल ने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया। उसका शरई गैर शरई पहलू तो एक अलग है ना, वो एक अलग टॉपिक है और उसकी मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है, आरओआई की मैनेजमेंट। सही। अच्छा, अब ये तो सारी की सारी थी कि जी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मतलब कि इस वक़्त जो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे आप ये समझते हैं कि जी रेट ड्रॉप नहीं हुए, रेट एज़ पर एक्चुअल आ गए। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कैम्स हुए, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्सा में ये सारा कुछ किया गया। साथ ही आप ये भी समझते हैं कि जी वाक़ई रियल एस्टेट में जो आरओआई मॉडल था, वो अच्छा मॉडल था, बट क्या है कि उसको मैनेज तरीके से नहीं किया गया। तो मिसमैनेजमेंट मैं है। इसको एक और तरीके से भी एलैबोरेट कर सकता हूँ कि जी जहाँ पे आपको 2% करना चाहिए था, वहाँ पे आपने पैसा इकट्ठा करने के लिए 4% कर दिया। 4% कर दिया। अब वो 4% मैनेज नहीं हो सकता। उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और उसमें आप अपनी लायबिलिटीज़ पे नहीं कर सकते। जब आप लायबिलिटीज़ नहीं पे कर सकते तो आप स्टक हो जाते हैं।
ये बेसिकली आपके कहने का बिल्कुल मतलब है ऐसे ही। कि ये रीज़न थी। ठीक जी। हो गया। उसकी वजह से देखिए नुकसान ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर का जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान तो पहुंचता है ना। बिल्कुल, जब वो एक बंदा देखता है सिचुएशन, अब आप कितने बड़े बड़े नाम मार्केट में सुन रहे हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, डिफ़ॉल्ट कर ठीक चुके है, हैं। कंपनीज बंद हो चुकी हैं, सील हो चुकी हुई हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर कहता है यार मैं क्यों लगाऊं पैसा। तो अब उसमें फिर जो ओरिजिनली जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। इफ़ेक्ट हो गए, बिल्कुल। इन्वेस्टर तो होता ही होता है, इन्वेस्टर तो नहीं आता उस तरफ, तो जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी जो है ना वो इसके अंदर ईमानदारी के साथ काम करना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन से निकलने का क्या तरीक़ाकार है? आप क्या समझते हैं? ये एक चीज़ बताएँ और दूसरा ये बताएँ कि आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है?